गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 406 का यूनिट 2 न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट आर्टिकल इज इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मैटर। पार्टिकल्स और मैटर के बीच कैसा इंटरेक्शन होता है वो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे। When a collimated beam of monoenergetic particles passes through a piece of matter, there are two extreme cases of interest. In the first case, particle undergoes many interactions, every time losing a small amount of energy and suffering a small angle scattering. In the second case, the particle either passes unharmed through the material or is removed from the beam in one single catastrophic encounter. तो जब एक पीस ऑफ मैटर में से आप मोनो एनर्जेटिक मतलब सिंगल एनर्जी वाली पार्टिकल की बीम पास करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती है, दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, या तो पार्टिकल जो है वो मैटर के अंदर मेटल के अपना जो ये इंसिडेंट पार्टिकल है वो मैटर के साथ इंटरैक्ट काफ़ी सारे इंटरेक्शंस करे एंड हर इंटरेक्शन में वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज़ करे और थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज़ करने के कारण वो थोड़ा थोड़ा अपने पाथ से डिविएट हो। ये फर्स्ट केस है जिसे मैंने डायग्राम ए में दिखाया। देखो एक E0 एनर्जी की बीम आ रही है, वो अपने पाथ से डिविएट हो गई। इन द सेकेंड केस कैसा कि आपकी बीम आ रही है पार्टिकल के मैटर के अंदर, तो मैटर के अंदर या तो वो बीम में से पार्टिकल पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा या तो वो बीम अनहार्म्ड पास होगी, मतलब बिल्कुल कोई एनर्जी लॉस के बिना पास हो जाएगी। तो ये सेकेंड केस क्या है कि आपकी बीम अगर एक बार मैटर के अंदर जाती है तो या तो उसके अंदर से पूरा का पूरा पार्टिकल रिमूव हो जाएगा या तो वो बीम अनहार्म्ड बिल्कुल अनअफेक्टेड या अनस्कैटर्ड बाहर निकल आएगी। तो ये दूसरा केस है। अब हम इन दोनों केस को डेप्थ में स्टडी करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन पार्टिकल अंडरगोज मेनी इंटरैक्शन, मतलब ये वाला पार्ट, ये एक पार्टिकल है जो मैटर के अंदर काफ़ी सारे इंटरैक्शंस कर रहा है और धीरे धीरे इट लूजेस एनर्जी, हर इंटरैक्शन के साथ वो एनर्जी लूज कर रहा है और फाइनली वो अपना पाथ डेविएट करके किसी एंगल पे बाहर आएगा। Figure 1.13 shows the behavior of number of particles transmitted through absorbing piece of matter as a function of absorber thickness. तो ये क्या है? This figure shows the number of particle transmitted versus absorber thickness. ये है number of particle transmitted versus absorber thickness का ग्राफ। तो अब देखिए, all particles are transmitted up to certain range. स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल N0 पार्टिकल थे तो एक पर्टिकुलर रेंज तक तो सारे पार्टिकल ट्रांसमिट हो रहे हैं। उसके बाद एट अ सर्टेन थिकनेस R0 हाफ ऑफ द पार्टिकल्स गेट स्टॉप। R0 इक्वल्स कॉल्ड द मीन रेंज। तो एक पॉइंट आ रहा है फिर R0, उस पॉइंट पे हाफ ऑफ द पार्टिकल N0/2 पार्टिकल, हाफ ऑफ द पार्टिकल्स स्टॉप हो जा रहे हैं, गेट स्टॉप। उस पॉइंट को हम कहेंगे मीन रेंज। एट सफिशिएंटली लार्ज थिकनेस ऑल पार्टिकल्स गेट स्टॉप, द फ्लक्चुएशन इन रेंज इज कॉल्ड स्ट्रैगलिंग। और एक सफिशिएंटली लार्ज थिकनेस पे सारे पार्टिकल स्टॉप हो जाते हैं। देखो सारे पार्टिकल्स इस पॉइंट पे स्टॉप हो गए। द फ्लक्चुएशन इन रेंज इज कॉल्ड स्ट्रैगलिंग। अब जो रेंज में ये जो फ्लक्चुएशन है ना उसे हम स्ट्रैगलिंग कहेंगे। हेवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, फिशन फ्रैगमेंट एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल,
फिर फिशन फ्रैगमेंट्स, ऐसे हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो इस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं. They all have definitely fair range in gas, liquid and solid. इन सब की एक रेंज होती है, डेफिनेट रेंज गैस, लिक्विड और सॉलिड में. The energy loss is mainly due to excitation and ionization of atoms in the path. अब आप एक मैटर में कंसिडर करो कि अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है. अल्फा पार्टिकल की एक बीम इंसिडेंट हो रही है. तो अब अल्फा पार्टिकल मैटर के अंदर जाके क्या करेगा, उस मैटर में, इस मैटर में जो भी एटम्स होंगे उनको या तो एक्साइट करेगा या तो आयोनाइज कर देगा. अल्फा पार्टिकल इस एटम के साथ कोलाइड किया और इसने आयोनाइज कर दिया या एक्साइट कर दिया. तो अल्फा पार्टिकल की कुछ एनर्जी इस एटम में चली गई, विच मीन्स कि अल्फा पार्टिकल की कुछ एनर्जी कम हो गई. सो वी से दैट heavy particle the energy loss is due to this excitation and ionizations of atom in the path. The energy loss is more per unit length of the path near the end of the range, since they are moving more slowly and have more time to interact with the atoms which they pass by. तो अब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा अल्फा पार्टिकल इधर एक एटम के साथ कोलाइड किया और इस एटम को उसने आयोनाइज कर दिया या एक्साइट कर दिया, तो अल्फा पार्टिकल की कुछ एनर्जी इसे मिल गई. तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इसे मिल गई तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई. अब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई मतलब उसकी स्पीड, आगे जाने की वेलोसिटी भी कम हो गई. मतलब अल्फा पार्टिकल ने एनर्जी लूज़ कर दिया, मतलब वो स्लोली मूव कर रहा है. अब वो जितना ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा है उतना ज़्यादा चांस है कि वो अपने सराउंडिंग में जो भी एटम है उसे आयोनाइज से एक्साइट करेगा और उतनी ही ज़्यादा चांस है कि वो अपना एनर्जी लॉस करेगा. विच मीन्स कि जितना अपना अल्फा एटम आगे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो स्लो होता जाएगा. जितना ज़्यादा वो स्लो होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन कर पाएगा अपने आसपास के एटम्स का, तो उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी लॉस करेगा. विच मीन्स कि पाथ के एंड में बहुत आगे जाके जितना आगे अल्फा पार्टिकल जाएगा उतना ही एनर्जी लॉस होगा. तो वही यहाँ पे लिखा है दैट एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी जितनी कम है, जितना स्लो है अपना अल्फा पार्टिकल, उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है. तो इसीलिए मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा कि एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ dk/dx इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी कम है, अपना पार्टिकल स्लो है, तब एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ ज़्यादा हो रहा है. अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक कांस्टेंट c लगा देती हूँ. तो आपका पार्टिकल इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा -dk/dx इज इक्वल टू c/v, where c is constant and depends on absorbing material. Now आपको पता है that kinetic energy k is equal to half mv². इस k की जगह आप half mv² लगाओ और डिफ्रेंशिएट करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा. Now let r be the range of particle. Therefore for x is equal to 0, v is equal to 0, and at x is equal to r, v is equal to 0. अब रेंज ऑफ द पार्टिकल क्या है? रेंज ऑफ द पार्टिकल वो डिस्टेंस है जब आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाती है, आपका पार्टिकल स्टॉप हो जाता है. अब फर्ज करो कि आपका पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे जस्ट एंटर किया, तब आपकी वेलोसिटी थी v0 और रेंज अल्फा पार्टिकल जब स्टॉप किया
तब आपकी रेंज, तब आपका डिस्टेंस तो रेंज ही होगा। अब dx को इस तरफ ले जाओ तो आपका क्या क्या आएगा, -mv² dv इंटू इज इक्वल टू सी डी एक्स, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन ये dv के रिस्पेक्ट में है तो 0 to v0, और सी डी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to r इंटीग्रेशन। सो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। फिर इसको इंटीग्रेट करने से आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। फिर v0³ को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हुए v0³ इज इक्वल टू 3c/m r। अब इस 3c/m को मैं दूसरा कांस्टेंट c डैश लिख देती हूँ। सो v0³ इज इक्वल टू c डैश r, कुछ ऐसा इक्वेशन। अब c डैश क्या है, c डैश इज अनदर कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, तो c डैश भी एक कांस्टेंट है जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द गाइगर रूल, इससे आप गाइगर रूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द गाइगर रूल। अब ये देखो रेंज वर्सेस एनर्जी का ग्राफ है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, दोनों का ग्राफ देखो। अब इस ग्राफ में नोटिस दैट रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच शॉर्टर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन विथ सेम एनर्जी। That is because alpha particle is slower and more charged than a proton with same energy and so is more ionizing। अब आप देखो कि सेम एनर्जी के लिए अल्फा पार्टिकल की रेंज कम है प्रोटॉन से। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्लो है और प्रोटॉन से उसके पास चार्ज भी ज़्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल स्लोली मूव कर रहे हैं। सो उसके पास आसपास के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए का चांस ज़्यादा होगा, मतलब वो एनर्जी लॉस जल्दी कर देगा, मतलब वो उसकी रेंज कम हो जाएगी। एनर्जी लॉस जल्दी कर देगा मतलब क्या, कि वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा, विच मीन्स रेंज कम हो जाएगी। एनर्जी लॉस रेट -dk/dx इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पावर। -dk/dx को हम स्टॉपिंग पावर कहते हैं। एंड इट वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, और वो हर एक सब्सटेंस के लिए वेरी करता है, बिकॉज एटॉमिक लेवल्स आर डिफरेंट, क्योंकि सारे सब्सटेंस का एटॉमिक लेवल डिफरेंट है। A more significant factor affecting the stopping power is the density of absorber। अब स्टॉपिंग पावर को इफेक्ट करता हुआ एक फैक्टर है डेंसिटी ऑफ absorber। So the more the number of electrons per unit volume, more is the energy lost due to excitation of this electron। अब अगर डेंसिटी, absorber की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अगर एब्जॉर्बर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब अपना पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी लॉस कर पाएगा ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो एक मटेरियल में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरा आता हुआ अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कोलाइड करने के लिए और अपनी एनर्जी लूज करने के लिए, तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा मेरे पार्टिकल का। If we replace -dk/dx by -1/rho dk/dx, where rho is the density, the stopping powers become comparable। तो अब यहाँ पे देखा कि -dk/dx वो हर सब्सटेंस के लिए वेरी कर रहा था, इसलिए कंपेरेबल नहीं थे। पर अब हम क्या करते हैं, dk/dx -dk/dx के साथ रो को डिवाइड कर देते हैं, तो आपका और उससे स्टॉपिंग पावर बोलते हैं। तो अब ये स्टॉपिंग पावर्स
Now they are comparable. लेट अस नाउ कंसिडर सेकेंड केस. सेकेंड केस में मैंने क्या कहा था कि एक बीम अगर आ रही है फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकल की, तो या तो वो अनहार्म्ड बिल्कुल ही किसी इंटरेक्शन के बिना वो पास हो जाएगी मटेरियल से, या क्या होगा कि बीम आ रही है एंड पार्टिकल आ रहा है एंड एक सिंगल इंटरेक्शन में वो बीम से ही बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बीम से ही बाहर निकल जाएगा. तो फिर से सुनो, सेकेंड केस क्या है, एक पार्टिकल आ रहा है, वो मैटर में से या तो अनहार्म्ड बिल्कुल किसी इंटरेक्शन के बिना बाहर निकल सकता है, या तो पार्टिकल आ रहा है एंड कम्प्लीटली एक इंटरेक्शन होने के साथ वो पार्टिकल ही निकल जाए बीम से, ऐसा भी हो सकता है. Clearly, the transmitted beam has same particle energy because the particles which have come out of the absorber have not undergone any interaction. तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर या तो मेरी बीम पार्टिकल जो है वो अगर इंटरैक्ट करती है तो पार्टिकल बीम में से निकल ही जाता है. अगर पार्टिकल इंटरैक्ट नहीं करता है तो वो अनहार्म्ड बिल्कुल चेंज हुए बिना, बिल्कुल इंटरैक्ट किए बिना बाहर वैसे का वैसे बाहर निकलेगा. मतलब कि ट्रांसमिटेड बीम जो है, ट्रांसमिटेड बीम मतलब जो इस तरफ बाहर निकली ये बीम ट्रांसमिटेड बीम, और जो इंसिडेंट बीम है ये वाली, उसकी एनर्जी सेम होगी क्योंकि अंदर जैसे मैंने कहा कोई इंटरैक्शन तो हुआ नहीं है. For material thickness dx, the number of particles undergoing interaction is proportional to number of incident particles. Now, number of particles undergoing interaction in thickness dx, that is minus dn by dx, is proportional to the number of incident particles nx. प्रोपोर्शनल टी साइन हटाने के लिए यहाँ पे मैंने म्यू लगा दिया और आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई. म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और उसे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं. इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन आएगी nx इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. मतलब कि n0 अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे तो विथ एब्जॉर्बर थिकनेस विथ x वो एक्सपोनेंशियली घटेंगे. नाउ इन दिस केस नो रेंज कैन बी डिफाइंड. फर्स्ट केस में हमने रेंज को डिफाइन किया था, बट इस केस में नो रेंज कैन बी डिफाइंड, बट वन कैन टॉक ऑफ मीन फ्री पाथ डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर अंडरगोइंग अ कोलिजन. पर हम मीन फ्री पाथ डिफाइन कर सकते हैं, और मीन फ्री पाथ क्या है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कोलिजन. कोलिजन होने से पहले जो पार्टिकल जितना एवरेज डिस्टेंस पास करता है वो. This mean free path is equal to 1 by mu. Mean free path is equal to 1 by absorption coefficient. Slowing down of electrons with energy less than 1 MeV is like slowing down of heavy charged particles. This is mainly due to ionization and excitation processes. However, the electron does not exhibit well-defined range because it is much lighter than proton and so can be easily deflected, and a few collisions are sufficient to stop an electron. अब एक इलेक्ट्रॉन की बीम 1 MeV से कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन की जो बीम है ना, वो अगर मैटर के अंदर ऊपर इंसिडेंट हो तो उसका प्रोसेस स्लोइंग प्रोसेस क्या होगा, इट विल बी लाइक द स्लोइंग डाउन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल्स. हैवी चार्ज पार्टिकल्स जैसे अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, उसी की तरह स्लोइंग डाउन प्रोसेस होता है. और अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन्स में स्लोइंग डाउन किसकी वजह से हो रहा था, आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से. पर डिफरेंस क्या है कि अल्फा पार्टिकल, फिशन फ्रैगमेंट्स, प्रोटॉन्स, उस केस में रेंज वेल डिफाइंड थी,
बट इलेक्ट्रॉन की रेंज वेल डिफाइंड नहीं है, रेंज डिफाइन नहीं कर सकते। रीजंस दो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काफ़ी लाइट है, मतलब उसका मास प्रोटॉन से काफ़ी कम है, तो इतना कम मास होने के कारण वो मेन बीम से, जो अपनी पार्टिकल बीम है, उससे इजीली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा एक कोलिजन में। एंड नंबर 2, अ फ्यू कोलिजन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम कोलिजन्स पर्याप्त हैं आपके इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। At higher energies, the energy loss of electron is chiefly due to bremsstrahlung, that is production of continuous X-rays. High energies मतलब 1 MeV से ज़्यादा बड़ी एनर्जीज की अगर बीम है तो energy loss of electron is due to Bremsstrahlung process. Now this figure depicts the Bremsstrahlung process. ब्रेमस्ट्रैलिंग प्रोसेस में क्या होता है, दैट न्यूक्लियस के फील्ड के कारण, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होगा, और ये जो आपका एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, इट विल लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, दैट इज योर ब्रेमस्ट्रैलिंग प्रोसेस। नाउ और इस केस में एक्सरेज भी प्रोड्यूस होंगी, कंटिन्यूस एक्सरेज। द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस प्रोसेस इंक्रीजेज विथ एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा ब्रेमस्ट्रैलिंग प्रोसेस होने का प्रोबेबिलिटी। वी शैल नाउ आउटलाइन द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर्स एंड फोटोन। मैटर और फोटोन के बीच क्या क्या, फोटॉन्स और मैटर्स के बीच क्या क्या इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और फिशन फ्रैगमेंट्स जैसे हैवी पार्टिकल्स के साथ क्या होता है मैटर में। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है मैटर में। अब हम देखेंगे कि फोटोन के साथ क्या होता है मैटर में। फोटोन जब मैटर में के साथ इंटरैक्ट करे तो 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो कॉम्पटन इफेक्ट, या तो पेयर प्रोडक्शन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट आपने स्टडी किया हुआ है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एटम एब्जॉर्ब्स द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द शेल्स इज इजेक्टेड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो एटम है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी के कारण किसी एक शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है एटम के। इन कॉम्पटन इफेक्ट द फोटोन गेट स्कैटर्ड बाय एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि फोटोन जो है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के कारण इट गेट स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड हो जाता है, और स्कैटर्ड होने के बाद उस की वेवलेंथ में चेंज आता है कॉम्पटन इफेक्ट में। अब फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन तो आपने स्टडी किया हुआ है। नाउ पेयर प्रोडक्शन। इन पेयर प्रोडक्शन द फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल, दैट इज पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। द लाइवलीहुड ऑफ अबव प्रोसेसेस इज एनर्जी डिपेंडेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी फोटोन के पास कितनी एनर्जी है उससे तय होता है कि इन तीनों में से कौन से प्रोसेस होंगे। एट लो एनर्जीज बिलो फ्यू keV फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट्स। मतलब अगर एनर्जी काफ़ी कम है, फ्यू keV से भी कम, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा, बाकी दोनों नहीं हो पाएंगे। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो बाकी दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। आर्टिकल 1.13 डिटेक्शन फॉर न्यूक्लियर पार्टिकल्स, डिटेक्टर्स फॉर न्यूक्लियर पार्टिकल्स। अब हम कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स के डिटेक्टर को स्टडी करेंगे। मतलब ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स को, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इस तरह के जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करें। नाउ वन ऑफ देम इज प्रोपोर्शनल काउंटर। Schematic sketch of proportional counter is shown in figure 1.18. ये आपका प्रोपोर्शनल काउंटर का
स्कीमेटिक डायग्राम है। The metal chamber filled with gas and having a thin wire axially along the center. This wire is made anode by connecting it to a power supply. A voltage of few volts which does not cause a discharge is applied between wire anode at the metal case which acts as cathode. तो क्या होता है कि एक मेटल चैम्बर लिया है और उस मेटल चैम्बर में से आपने एक पतली सी वायर पास की। इस पतली सी वायर को आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया, हाई पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, तो ये वायर क्या हो गई, एनोड हो गई। एंड आपका जो मेटल केस है, मेटल केस, उसके साथ आपने उसको आपने ग्राउंड किया विथ द नेगेटिव ऑफ हाई वोल्टेज यूनिट। तो ये मेटल केस किस तरह से एक्ट कर रहा है, कैथोड। तो ये एनोड और ये कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे और कैथोड माने नेगेटिव पोटेंशियल पे। नाउ और एक साइड से मेटल चैम्बर की एक साइड से माइका विंडो रखी है। आपका जो रेडिएशन है ना वो माइका विंडो के थ्रू एंटर करेगा चैम्बर में। Consider now the entry of an ionizing particle into the chamber through thin mica window. Electron produced are attracted towards the central wire anode. अब एक आयोनाइजिंग रेडिएशन इस मेटल चैम्बर के अंदर आया। अब रेडिएशन मेटल चैम्बर के अंदर आया तो क्या करेगा, मैटर में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अब जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हैं इस रेडिएशन के कारण क्या होगा, वो अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एनोड वायर अपना पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मतलब कि एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। The electric field in the vicinity of fine wire is very large compared to other regions in the chamber. तो ये जो एनोड वायर की विसिनिटी में इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो बाकी सारे मेटल चैम्बर के बाकी सारे रीजन्स मतलब ये वाला इन सारे रीजन से ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। And as a result an electron acquires as an electron near the wire acquires enough energy between two successive collisions with the gas atoms to enable it to ionize the gas atoms. This produces additional ion pairs, that is electrons and positive ions. This is called gas amplification. तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा और एनोड वायर के आसपास क्या है, काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और इस एनर्जी के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब दूसरे गैस एटम्स जो यहाँ पे इसके पास में दूसरे गैस एटम्स हैं उनके साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा, वो गैस एटम्स में को भी आयोनाइज कर देगा और फिर से उन गैस एटम्स में से आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ एनर्जी गेन करेगा और वो एनर्जी और ये कुछ एनर्जी गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाला हो जाएगा और दूसरे किसी गैस एटम के साथ वो कोलाइड करेगा और उस गैस एटम को वो आयनाइज कर देगा। मतलब उस गैस एटम से पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपका क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो बना था आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण, उसके कारण बहुत सारे आयन पेयर्स बन रहे हैं। देखो
This produces additional ion pairs. This process is called gas amplification. इस प्रोसेस को गैस एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और मैंने कहा था कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और तो कितने बढ़ेंगे नंबर ऑफ आयंस? इट विल इंक्रीज बाय फैक्टर 10⁴. The important fact is that output pulse of current is proportional to the number of initial ion pairs produced by ionizing particle entering the chamber. That is, the output signal is proportional to energy of the incident particle. अब इस आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण जितने अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन मैटर में जाएगा, और मैटर में वो इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस जनरेट करेगा। एक नहीं, एक या फिर एक से ज़्यादा कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस जनरेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे जाके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने स्टार्टिंग में इस आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके और दूसरे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा आपकी रेडिएशन की एनर्जी होगी, उतने ही ज़्यादा आपके इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन की पेयर बनेगी। तो उतने ही ज़्यादा आपके जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज़्यादा आपका यहाँ से फ्लो होता हुआ करंट होगा। Which means कि output pulse of current is proportional to the energy of incident particle. Because of IR drop across the resistance, the current pulse produces a voltage pulse which is amplified and recorded. अब ये current जब इस resistor के थ्रू पास होगा तो V इज इक्वल टू आई आर जैसा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप को हम आपको वोल्टेज पल्स मिलेगा, उसको हम एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड करेंगे। Now the Geiger counter. Construction of Geiger counter is similar to that of proportional counter. अब Geiger counter की कंस्ट्रक्शन सेम ऐसी ही होती है, नो डिफरेंस, सेम ऐसी। However, the voltage applied to Geiger counter is large enough so that even a single ion pair produced by a single incident particle can produce electric discharge. इस केस में देखो, प्रोपोर्शनल काउंटर में देखो हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया था। वोल्टेज अप्लाइड वाज अ फ्यू 100 वोल्ट्स जो विच डिड नॉट कॉज अ डिस्चार्ज, वो जो डिस्चार्ज कॉज नहीं कर रहा था। अब गाइगर काउंटर में क्या है कि हमने गाइगर काउंटर में वोल्टेज अप्लाइड कितना रखा है, फ्यू 1000 वोल्ट, फ्यू हंड्रेड्स नहीं, फ्यू 1000 वोल्ट्स, इतना ताकि आपका सिंगल आयन पेयर प्रोड्यूस्ड भी डिस्चार्ज को फैसिलिटेट कर सके। The important thing is that electric pulse produced in the discharge is same whatever the energy of the incident particle. अब प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या हो रहा था कि जितनी आपकी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा, उतना ही आपका आउटपुट सिग्नल ज़्यादा आएगा। सो आउटपुट सिग्नल was proportional to the energy of incident particle. बट गाइगर काउंटर में क्या होगा, गाइगर काउंटर में ये होगा कि इलेक्ट्रिक पल्स विल बी द सेम वॉट एवर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कुछ भी हो, आपका इलेक्ट्रिक पल्स भी तो सेम ही दिखेगा। द एनोड वायर इज सराउंडेड बाय अ स्लो मूविंग positive ion sheath which reduces the electric field, making the electric discharge to stop within a few microseconds.
अब इस केस में ध्यान दो आप कंस्ट्रक्शन में, ये आपके मेटल केस कैथोड है, तो आपका जो आपके पास अंदर ए पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन होगा, तो पॉजिटिव आयन्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब यहाँ पे नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव आयन्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड वायर की तरफ मूव करेंगे। अब पॉजिटिव आयन्स जो है ना वो बहुत स्लो है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, पर इन द मीन टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो काफ़ी फास्ट हैं वो ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब कि पॉजिटिव आयन्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो क्या होगा कि एक स्लो मूविंग शीथ एनोड वायर के आसपास पॉजिटिव आयन्स की एक स्लो मूविंग शीथ बन जाएगी, एनोड वायर के आसपास एक स्लो मूविंग शीथ बन जाएगी, which reduces the electric field, making the discharge to stop within few microseconds। अब इस पॉजिटिव आयंस के कारण क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी और आपका कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में आपका डिस्चार्ज स्टॉप हो जाएगा। नाउ एज द पॉजिटिव आयन शीथ मूव्स अवे फ्रॉम द पार्टिकल फ्रॉम द एनोड वायर टुवर्ड्स द ट्यूब वॉल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड rises to permit another electric discharge due to production of electrons when positive ions hit the wall of the tube। जब ये पॉजिटिव शीथ, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन की शीथ बनी थी एनोड वायर के आसपास, वो जब नीचे मूव करते करते बिल्कुल यहाँ पे मेटल के इस कैथोड तक आ जाएगी, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो घटा था वो फिर से बढ़ जाएगा, इट विल अगेन राइज। This results in continuous electric discharge and the tube is not ready to receive another particle। अब इसके कारण क्या होगा, मैंने जैसे कहा ये पॉजिटिव आयन्स है, वो जब इस तरह से नीचे मेटल केस कैथोड की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव आयन्स जब मेटल केस इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे, पॉजिटिव आयन जब मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा कि इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो वापस इधर जाएंगे ऊपर की तरफ, तो वही चीज़ वापस कंटिन्यू होगी कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे, फिर वो जब नीचे आएंगे तो मेटल केस के साथ कोलाइड करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे जो वापस ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये चीज़ चलती रहेगी, विच मीन्स दिस रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस, ये चीज़ कंटिन्यूस चलती रहेगी, दिस रिजल्ट्स इन कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड द ट्यूब इज़ नॉट रेडी टू रिसीव अनदर इंसिडेंट पार्टिकल। अंदर खुद ब खुद ही कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चल रहा है, तो ट्यूब जो है वो दूसरे इंसिडेंट बाहर से आते हुए पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जीएम काउंटर खुद ही डिस्चार्ज स्टेट में, तो बाहर से आने वाले आयोनाइजिंग रेडिएशन को तो क्या ही वो डिटेक्ट करेगा। Therefore, some mechanism must be devised to terminate the discharge after each event। मतलब हर एक इवेंट के बाद आपका डिस्चार्ज टर्मिनेट हो जाना चाहिए, हर एक इवेंट के बाद। इसको किसी मैकेनिज्म से, उस मैकेनिज्म को हम क्वेंचिंग कहते हैं। मतलब कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन आया, इसके कारण आपके गैस चैम्बर में डिस्चार्ज, कंटिन्यूस डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ, मतलब एक डिस्चार्ज के बाद दूसरा डिस्चार्ज के बाद तीसरा डिस्चार्ज, तो अब कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हो रहा है, तो
इस आयोनाइजिंग रेडिएशन के बाद दूसरा आयोनाइजिंग रेडिएशन आएगा, वो तो डिटेक्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि अंदर कंटिन्यूसली डिस्चार्ज चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक आयोनाइजिंग रेडिएशन आ जाए और डिटेक्ट हो जाए, उसके बाद डिस्चार्ज स्टॉप हो जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इस मैकेनिज्म को हम क्वेंचिंग कहते हैं, क्वेंचिंग। The simplest method for achieving this is to make a resistor very large. So for a large current, that is at the time of discharge, the resistance has a large voltage drop IR, which makes the potential difference between anode and cathode fall off to such an extent that the discharge in the counter cannot be maintained. However, this has the effect of prolonging the time before the counter can be ready to accept another pulse. This interval is called dead time and is of the order of 200 microsecond. तो क्वेंचिंग का एक आसान तरीका है कि आप काफ़ी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टर ले लो। अब डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज के वक्त काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट होते हैं, मतलब ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब कि ज़्यादा करंट है। तो डिस्चार्ज के वक्त आई की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आई की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और हमने आर की वैल्यू भी बड़ी ली है, तो V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप आई आर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब इस पॉइंट इस रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कि डिस्चार्ज करने लायक पोटेंशियल, डिस्चार्ज मेंटेन करने लायक पोटेंशियल बचे ही ना और आपका डिस्चार्ज ख़त्म हो जाए। ये एक तरीका है डिस्चार्ज ख़त्म करने का कि आप रेजिस्टर आर की वैल्यू काफ़ी लार्ज बना दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सेल्फ क्वेंचिंग। दूसरा तरीका है द मोनोएटॉमिक आर्गन विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू यूवी लाइट इज़ यूजुअली यूज्ड इन गाइगर counters at a pressure of 100 mm mercury. It is possible to make these counters self-quenching by mixing argon with polyatomic molecules such as alcohol. So, typically a Geiger counter contains of 10% alcohol and 90% argon. आप चेंबर में 10% आर्गन और 90% अल्कोहल पुट करिए तो क्या होगा? दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ यूवी फोटॉन्स फ्रॉम आर्गन गेटिंग एब्जॉर्ब बाय अल्कोहल सो दैट दे डू नॉट रीच द कैथोड। अब आर्गन है, आर्गन जैसे कि मैंने बोला आर्गन इज ट्रांसपेरेंट टू यूवी लाइट, तो आर्गन में से जो यूवी फोटॉन्स निकलेंगे ना वो आपका एल्कोहल, ये एल्कोहल 10% एल्कोहल है, वो एल्कोहल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि आर्गन में से निकलते हुए यूवी फोटॉन्स आपके नीचे मेटल कैथोड तक पहुँचे ना। अगर फोटॉन्स कैथोड पे पहुँच गए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो क्या होगा, क्या करेंगे कि जो आर्गन में से निकले हुए अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स हैं वो रास्ते में एल्कोहल के साथ एल्कोहल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ द पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड। अब जो पॉजिटिव आयंस हैं आर्गन के वो कैथोड की तरफ, पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली क्योंकि कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे है। Now, as the positive ions move towards the cathode, they collide with alcohol molecule, resulting in the transfer of an electron from alcohol molecule to argon. तो अब ये जो पॉजिटिव आयंस हैं आर्गन के वो जैसे कि मैंने कहा नीचे की तरफ आ रहे हैं मेटल कैथोड की तरफ, तो रास्ते में उसे
एल्कोहल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? OH माइनस। तो रास्ते में जब वो OH माइनस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे तब क्या होगा कि OH माइनस जो है वो का एक इलेक्ट्रॉन आर्गन प्लस को मिल जाएगा, पॉजिटिव आयन को मिल जाएगा। तो ये जो Ar प्लस है, मतलब आर्गन, पॉजिटिव आयन ऑफ आर्गन है, उसको एक OH माइनस से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। Now as positive ion moves toward the cathode, they collide with alcohol, resulting in transfer of electron from the alcohol molecule to argon, neutralizing it. तो OH माइनस में से अगर आपका माइनस चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो एल्कोहल मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा सिर्फ। The alcohol molecule upon arrival at cathode dissociates rather than eject electrons so that discharge is quenched. अब डिस्चार्ज हो क्यों रहा था? हो क्या रहा था कि यहाँ से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव आयंस आपको पता है जब मेटल के साथ कोलाइड करते हैं तो अंदर से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। अब हमने क्या कर दिया कि पॉजिटिव आयंस जो हैं उनको हमने OH माइनस के साथ इंटरेक्ट करवाया, तो जो माइनस है वो इस पॉजिटिव आयन को मिल गया, Ar पॉजिटिव को, तो आपका जो OH है वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब OH जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम जब नीचे की तरफ आएगा मेटल के इस कैथोड की तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएगा। न्यूट्रल एटम्स जब मेटल के साथ कोलाइड करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं कर पाते। विच मीन्स जो डिस्चार्ज के केस में हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यहाँ से बंद हो जाएंगे। इसका मतलब कि डिस्चार्ज कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, और हेंस द डिस्चार्ज गेट्स क्वेंच्ड, डिस्चार्ज बंद हो जाएगा। Such self-quenching by organic molecules results in the dissociation of molecules after 10⁹ discharges. These molecules are used up, necessitating refilling of the Geiger counter. It is possible to use halogen molecules for quenching, their advantage being tendency to recombine after dissociation. अब क्वेंचिंग के लिए हेलोजन मॉलिक्यूल्स का यूज़ करना ज़्यादा एडवांटेजेस या लाभदायक है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू रिकम्बाइन आफ्टर डिसोसिएशन। नीचे जब मेटल के कैथोड के साथ आपके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उसके बाद क्या होगा? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएट होकर रिकम्बाइन होने की टेंडेंसी हेलोजेंस में ज़्यादा है, तो हम हेलोजेंस को ज़्यादा यूज़ करेंगे। In conclusion, one can say that Geiger counter is a very sensitive device for detecting charged particles, and it produces a large pulse that requires no amplification. अब Geiger counter, why is it better? प्रोपोर्शनल काउंटर से बेहतर कैसे है? वो बेहतर ऐसे है कि वो काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब कि काफ़ी कम एनर्जी वाला पार्टिकल भी डिटेक्ट हो पाएगा। लेकिन और क्या होगा कि वो काफ़ी बड़ी पल्स, काफ़ी लार्ज पल्स भी जनरेट करेगी, जिसको आपको आगे एम्पलीफाई नहीं करना पड़ेगा। अपने प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या हो रहा था कि हम अपने पल्स को आगे जाके एम्पलीफाई कर रहे थे, फिर देख रहे थे, लेकिन गाइगर काउंटर में भी a large pulse will only be produced. तो ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग स्लो, incapable of providing information about the type of particle which may have produced the count, and its lack of information about the energy of the particle counted. तो इसके फर्स्ट ऑफ द डिसएडवांटेज तो ये है कि अपना गाइगर काउंटर काफ़ी स्लो है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये कोई भी पार्टिकल आए, कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट हो, इलेक्ट्रिक पल्स
सेम होगी। इलेक्ट्रिक पल्स प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज इज सेम वॉट एवर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। मतलब कोई भी पार्टिकल आए आपकी इलेक्ट्रिक पल्स तो सेम ही प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्टिकल आया, आपको पता चलेगा कि कोई पार्टिकल तो आया, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा आया, क्योंकि कोई भी पार्टिकल हो वो सेम ही पल्स प्रोवाइड करेगा। पल्स प्रोवाइड हुई उसका मतलब कोई पार्टिकल आया ये तो आप समझ जाओगे, लेकिन कौन सा आया ये आप नहीं समझ पाओगे, कितनी एनर्जी का आया वो नहीं समझ पाओगे। बट प्रोपोर्शनल काउंटर में इलेक्ट्रिक पल्स वॉज प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी। तो आप पल्स को देख के समझ जाओगे कि कितनी एनर्जी का पार्टिकल आया। अगर ज़्यादा बड़ी पल्स है तो ज़्यादा एनर्जी का पार्टिकल इंसिडेंट हुआ होगा, इस तरह से। थर्ड वन इज scintillation counter. Scintillation counter. Now, scintillation counter uses a scintillation crystal. Light from the crystal is incident on a photosensitive surface called a photocathode or photomultiplier tube. Then, photoelectron produced at this photocathode are directed by appropriate voltage to the first diode. एक आपका पार्टिकल आएगा, फॉर एग्जांपल गामा रे फोटोन। अब ये पार्टिकल जो है वो किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे इंसिडेंट होगा। अब गामा रे अगर किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे इंसिडेंट हो तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब फोटॉन्स के कारण, गामा रे फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन के कारण इजेक्ट होता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। न फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एट दिस फोटो कैथोड आर डायरेक्टेड बाय एन अप्रोप्रिएट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज टू द फर्स्ट डायनोड। तो एक अप्रोप्रिएट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फर्स्ट डायनोड कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होगा, पॉजिटिव वोल्टेज पे, कुछ एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वोल्टेज पे होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो इस फर्स्ट डायनोड के साथ अट्रैक्ट होगी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बीम एक्सेलरेट होगी। और फिर जब वो इस फर्स्ट डायनोड प्लेट पे इंसिडेंट होगी ना, तो वो इस प्लेट से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन आया और वो इस डायनोड पे इंसिडेंट होके और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, where a single accelerated photoelectron can knock out secondary electrons। मतलब इस सरफेस पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा तो इस सरफेस पे से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे से नॉकआउट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये और इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक सेकेंड डायनोड है विच इज kept as more positive potential than first dianode। मतलब फर्स्ट डायनोड से ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे आप सेकेंड डायनोड रखो तो क्या होगा कि यहाँ से निकलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो सेकेंड डायनोड की तरफ एक्सेलरेट होंगे। अब एक्सेलरेटेड जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस डायनोड पे आके और दो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, इस डायनोड में से और दो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करेंगे। तो कुछ चार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। फिर थर्ड डायनोड को आप इस सेकेंड डायनोड से भी ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखिए तो क्या होगा कि चार इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्सेलरेट होंगे और थर्ड डायनोड पे इंसिडेंट होने के बाद इस डायनोड से इंसिडेंट होने के बाद और चार इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। मतलब चार चार 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फोर्थ को
फोर्थ डायनोड को इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखिए, तो इसी तरह से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until through several stages about 10 to 14। अब यहाँ पे हमने सिर्फ चार स्टेज देखे, 1 2 3 4। ये प्रोसेस काफ़ी सारे स्टेजेस, टिपिकली 10 to 14 स्टेजेस तक कंटिन्यू करता है until the burst of electron beam becomes large enough to constitute an electric pulse that can be further amplified by electronic amplifier। ये तब तक होता रहेगा 10 से 14 प्रोसेस तक, और उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिक पल्स है वो हम इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करके उसे देख पाएंगे। By this technique, individual radiation particles of very low energy can also be counted। Scintillation काउंटर के थ्रू हम काफ़ी लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पल्सेस प्रोड्यूस्ड आर प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट गामा रेज। तो जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी है गामा रे, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक गामा रे फोटोन इंड्यूस हुआ, उतनी ही ज़्यादा आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगा। So it is not only possible to detect gamma rays but to measure their energies as well। तो गामा रेज डिटेक्ट तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी भी मेजर हो पा रही है, क्योंकि आप देखो जितना ज़्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी। सॉलिड स्टेट और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर हैज़ 2 एडवांटेजेस ओवर आयोनाइजेशन चेम्बर। हमने आयोनाइजेशन चेम्बर यूज़ किया था प्रोपोर्शनल काउंटर में और जीएम काउंटर में। अब उसमें आयोनाइजेशन चेम्बर था, एक मेटल चेम्बर था, उसके अंदर कुछ गैस भरा हुआ था। देखो मेटल चैम्बर है और इसके अंदर गैस भरा हुआ है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का इट हैज़ 2 ग्रेट एडवांटेजेस ओवर आयोनाइजेशन चैम्बर यूजिंग गैस। सॉलिड स्टेट चैम्बर के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं हम आयोनाइजेशन चैम्बर के साथ। बेटर कौन सा है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। क्यों बेटर है, because of the greater density of solids compared to gases, they have much greater stopping power for incident radiation। तो अब सॉलिड की डेंसिटी गैस से तो काफ़ी ज़्यादा है, गैस से काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण उसका स्टॉपिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। दिस implies that even for penetration का like gamma ray सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कैन बी यूज्ड। मतलब काफ़ी कम एनर्जी वाले रेडिएशंस या फिर गामा रेस के लिए आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज़ हो पाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन आयन पेयर इन सॉलिड इज़ मच लोअर देन इन गैसेस। अब ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट करने के लिए सॉलिड्स में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, पर गैसेस में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि गैसेस में जो है ये आपको ये सिंपल फिजिक्स है कि गैस में इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स जनरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, सॉलिड्स के एनर्जी लेवल्स काफ़ी पास होंगे, तो उसके लिए उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर इज़ यूजुअली अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। एक आप पीएन जंक्शन डायोड लो और उसको रिवर्स बायस कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। ये देखो ये फॉर्म आपके सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है। देखो ये एन टाइप लेयर और ये पी टाइप लेयर। एन टाइप लेयर पे मैंने पॉजिटिव लगाया और पी टाइप को ग्राउंड कर दिया, तो एन पॉजिटिव के साथ मतलब रिवर्स बायस है अपना पीएन जंक्शन, और ये बीच में आपकी डिप्लीशन लेयर है।
When ionizing radiation enters the depletion layer which is free from any charges, it produces whole electron pair. अब आपको पता है कि जब पार्टिकल कोई इंसिडेंट होगा डिप्लीशन लेयर में, आपको ये पता है कि डिप्लीशन लेयर के अंदर कोई चार्जेस नहीं होते, मतलब इन पार्टिकल जब डिप्लीशन लेयर के ऊपर इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, मतलब कि हम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस, उस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। किसके अंदर, डिप्लीशन लेयर के अंदर, ये डिप्लीशन लेयर के अंदर होगा। With very pure semiconductor material, depletion layer of only 1 mm are attainable. This thickness is enough to stop an alpha particle or proton, but not a gamma ray photon. अब प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर जो है वो काफ़ी पतली होगी, 1 मिलीमीटर जितनी ही होगी। अब 1 मिलीमीटर का डिप्लीशन लेयर जो है ना, उतनी थिकनेस, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस से अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन गामा रे फोटॉन स्टॉप नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिथियम ड्राफ्टिंग की एक टेक्निक डेवलप की गई थी। लिथियम ड्राफ्टिंग में यूजुअली लिथियम इज डिफ्यूज्ड इनटू सरफेस ऑफ पी टाइप जर्मेनियम एंड डिवाइस इज हीटेड टू 200 डिग्री सेल्सियस टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ लिथियम एटम्स एंड अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। लिथियम ड्राफ्टिंग में क्या होता है, लिथियम को आप पी टाइप जर्मेनियम सरफेस के ऊपर डिफ्यूज कर दो और उस डिवाइस को आप 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो ताकि आपकी लिथियम की मोबिलिटी बढ़ जाए, और उसके बाद आप रिवर्स बायस अप्लाई करो। उससे क्या होगा कि आपकी डिप्लीशन लेयर्स काफ़ी बड़ी बनेगी, आप अप्रोक्स 7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, पहले 1 मिलीमीटर जितनी थी अब बढ़ के 7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा मिलेगी, मेकिंग द डिटेक्टर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर गामा डिटेक्शन एज वेल। तो अब डिप्लीशन लेयर बड़ा हो गया तो आपकी जो गामा रे है वो भी, गामा रे फोटोन है वो भी आपका डिटेक्ट हो पाएगा। LQ2, LQ3, LQ6, LQ7, LQ8 होमवर्क में लो, और SQ1, SQ4, SQ5 और SQ8 आज का होमवर्क।